बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अहबाब बखैर वाफ़ियत होंगे। आप सबको जुमे का ये बाबरकत दिन इंतहाई मुबारक हो जी, और अल्लाह ताला हम सबको इस बाबरकत दिन से भरपूर इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज की जो लाइव वीडियो है ये बड़ी ख़ास वीडियो है, और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपके अर्ज़ करना चाहूँगा कि नॉर्मली मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लाइव वीडियोस करूं अपने पेज के ऊपर। जब भी मैं आपसे कोई बात करना चाहूं, कोई पैगाम पहुंचाना चाहूं, तो उसके लिए मैं लाइव वीडियो का सहारा लेता हूं। लाइव वीडियो जो है जी वो ज़रा मुश्किल काम होता है। एक तो उसमें आपको फिलबदी बोलना पड़ता है, दूसरा आप किसी किस्म का कोई ऐसा सीन जिसको एडिट या कट करना चाहें, जो कि नॉर्मली फार्मर हज़रात करते हैं कि हर चीज़ अपने नाजरीन को, फॉलोअर्स को नहीं दिखाते, उसमें ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और तीसरी चीज़ ये है कि आपने जो कुछ बोलना है वो बड़ा नाप तोल के बोलना है, क्योंकि उसको आप दोबारा री रिकॉर्ड या एडिट नहीं कर सकते। इस सब के बावजूद मैं ये जो लाइव वीडियो करता हूँ उसके पीछे मकसद ये होता है कि मेरे जितने भी फॉलोअर हजरात हैं वो किसी न किसी तरह बकरी से जुड़े हुए हैं, वो उसमें इंटरेस्टेड हैं, या उन्होंने रखी हुई है या रखने का सोच रहे हैं, या अगर रखने का सोच भी नहीं रहे तो बकरी उनको अच्छी लगती है, जिसकी वजह से उन्होंने ये पेज फॉलो किया हुआ है, और उसके ऊपर जितनी भी वीडियोस बकरियों की आती हैं वो ये वीडियोस देखते हैं। तो आज की जो वीडियो है ये बड़ी अहम है, और इसमें 3 बहुत क्रिटिकल सवालात हैं जिनका जवाब देना बहुत सारे लोग शायद कुछ दे नहीं सकते, कुछ जो है उसको टाल जाते हैं, सही से जवाब देते नहीं हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जी बकरी पालनी चाहिए या नहीं। पिछले दिनों कोई एक वीडियो वायरल हुई थी हसन शाह साहब की, जिसमें काफ़ी लोगों ने मुझे टैग भी किया, और उसमें हसन शाह साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की, लेकिन एक सनसनीखेज़ किस्म का कैप्शन डाल के और फिर नीचे कुछ मखसूस किस्म के कमेंट्स करके, वल्लाह आलम किस मकसद के तहत उस वीडियो को थोड़ा सा अब ये कह सकते हैं कि एक मुनासिब लफ्ज़ है जो भी मेरे जहन में नहीं आ रहा, उसको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, उसके मैसेज को, जो मैसेज उस वीडियो में दरअसल दिया गया था। बात यह है भाई कि आप पूरी दुनिया की कोई भी प्रोफेशन की हिस्ट्री उठा लें, उस पर रिसर्च कर लें, कोई प्रोफेशन भी रातों रात यकदम ऐसे नहीं होता कि एक दिन शुरू हो, अगले दिन पीक पे चला गया और हर बंदा उसमें प्रॉफिट कमाना शुरू कर दे और वो इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर ले। ये एक मोबाइल फ़ोन के ज़रिए मैं आपसे मुखातिब हूँ, और मोबाइल ख़ोन के जो इर्तिका का सफ़र है वो सबसे पहले बहुत बड़े बड़े फ़ोन आए, एंटीने वाले हैंडसेट, एक क्या कहते हैं जी, एक ख्वाबो ख़याल में भी नहीं होगा उन बंदों के जो इतने बड़े फ़ोन उठा कर फिरते थे। उसके बाद वो सेट्स छोटे होते गए, फिर GSM टेक्नोलॉजी आ गई, फिर उसमें इनकमिंग आउटगोइंग दोनों हो गए, फिर कैमरे वाला फ़ोन आया, फिर एंड्रॉयड और iOS आ गया, जिसने पूरी दुनिया को यकसर हिला के रख दिया। बहुत बड़े बड़े मॉडल जो हैं उसने पाश पाश कर दिया। अब इंफॉर्मेशन की एक्सेस हर बंदे के पास है। आप भले किसी गांव में चले जाएं, किसी दूर दराज के इलाके में चले जाएं, वहाँ पे भी जहाँ जहाँ पे लोगों ने स्मार्टफोन रखे हुए हैं, हर बात की इंफॉर्मेशन हर बंदे तक बआसानी पहुँच जाती है। और ये एक ऐसा टूल है जिसका आज मैं भी सहारा लेके अपनी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप कभी भी बकरी फार्मिंग को क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये अल्हम्दुलिल्लाह हम तो बड़े आराम से मिसाल दे देते हैं कि जी बकरी फार्मिंग तो बड़ा ज़बरदस्त काम है। अल्लाह ताला ने अपने अम्बिया से भी बकरियां चरवाईं, कमो बेश तमाम अम्बिया से ही चरवाईं। इससे तरबियत होती है, आजिज़ी आती है, ये सारी चीज़ें एक तरफ। आप जब भी किसी प्रोफेशन को तोलते हैं तो उसको रिलीजियस बिलीफ्स के ऊपर नहीं तोलते कि मेरा मजहबी अकीदा चूँकि ये है तो इसलिए अब इसमें नफ़ा ही नफ़ा है, इसमें घाटा नहीं है। आप उसको सपोर्ट ज़रूर कर सकते हैं अपने मजहबी अकायद के ज़रिए, और ये बहुत अच्छी बात है, आपको ज़रूर करना भी चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारे दिल के ऊपर हुकूमत करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नतें हैं वो तो हमारे लिए मशाल राह हैं,
उनको देखकर अगर आप कोई काम शुरू करते हैं तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। बल्कि मैं तो कहता हूँ हर काम को देखते हुए आप करने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत का मुबारक तरीका ज़रूर देखना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ आज के इस दौर के तकाज़ों को और मार्केट रिसर्च भी बहुत ज़रूरी है कि आप वो भी करें कि अब अगर मैंने ये काम करना है और उसके ऊपर मैं अपनी जमा पूंजी इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ तो इसमें कौन सा काम मैं कैसे करूँगा तो मेरा जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो मैक्सिमाइज होगी, वो कम नहीं होगी। जहाँ तक बकरी की बात है, ये आपके सामने कुछ बकरियाँ बैठी हैं। मैं बारहा आपसे जिक्र कर चुका हूँ कि मैंने बकरी रखने का जो सफ़र है वो कमोबेश 99% जो बकरी फार्मर्स हैं उनकी तरह 30,000 रुपये वाली बकरी से शुरू किया था। उसके ऊपर हम काम करते रहे, हमें कुछ समझ नहीं आई और हमने अपने नुकसान किए, हमारे जानवर ज़ाया हुए, बच्चे नहीं बड़े हुए, फीड की कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, वो हमसे बड़ी मुश्किल से मैनेज होता था और रेवेन्यू कोई नहीं जनरेट होता था। ऑल्दो कि उस वक्त का जो मॉडल था वो भी बड़ा ज़बरदस्त था कि जी हम 50,000 रुपये का बच्चा कुर्बानी पे बेचेंगे, बकरा सॉरी, और घर का होगा चूँकि, तो उसमें भी हमें 20-25 हज़ार रुपया जो है वो एक बकरे के ऊपर प्रॉफिट आ जाएगा। अगर अब आप ले मैन के हिसाब से इसको सोचें तो इससे अच्छा तो मॉडल ही कोई नहीं है कि आपकी बकरी आपको 14 महीने में 4 बच्चे दे रही है, उसमें 2 नर हैं, वो 2 नर आपने बड़े करने हैं और लाख रुपया आपने कमा लेना है। और अगर आपने 200 बकरी रखी हुई है तो फिर उस हिसाब से तो आपके पास 400 बच्चे आएंगे तकरीबन हर कुर्बानी पे पहले साल के बाद जो आप बेचेंगे, तो ये तो करोड़ों में चली जाती है बात, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जिस तरह हम नॉर्मली फिजिबिलिटीज़ बनाते हैं और कोई भी काम जो है वो शुरू कर देते हैं, तो वहाँ पर जाके हमारी जो फिजिबिलिटी है ये फ्लॉप हो गई। जब बच्चे बकरियों ने अबॉर्ट करना शुरू कर दिए, पहले वो रिपीट करना शुरू हो गई, ठहरती नहीं थी। फिर जब ठहरना शुरू हुई तो कच्चे बच्चे गिराना शुरू कर दिए। फिर अल्लाह अल्लाह करके साल ज़ाया करने के बाद जब बकरियों ने डिलीवर करना शुरू कर दिया तो वो बच्चे बचते ही नहीं थे। अब हमारा जो कॉस्ट थी, जो अखराजात थे, वो तो रोज़ाना की बुनियादों पर वहाँ पे उसी तरह थे, क्योंकि बकरी जब आपने घर में रखी है तो ये तो अल्लाह ताला ने आपके ज़िम्मे लगा दिया है। इसका रिस्क आपका फ़र्ज़ है कि आप इसके रिस्क को ऐसे तरीके से पूरा करें, और अगर आप ये फ़र्ज़ निभा नहीं सकते तो आपको बकरी रखनी नहीं चाहिए। तो हमारा ख़र्चा तो बहरहाल वहीं था जी, उसी तरह था। और इनकम जो है वो दूर दूर तक कोई आसार नज़र नहीं आते थे कि अब ये जो इतने करोड़ों रुपए के हिसाब से हम इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, इसके अंदर से आएगा क्या। फिर हमने मार्केट को देखा, लोगों को देखा कि कौन क्या कर रहा है, मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें हुई, अल्लाह ताला ने बहुत प्यारे रहनुमा राहबर अता फरमाए, बहुत कुछ सीखा। वहाँ से पता चला कि जी बकरी रखना आजकल के दौर में इतना आसान काम नहीं है जितना हमको ये लगा था यूट्यूब की वीडियोस देख के, कि ये तो 2+2 4 वाला फार्मूला तो यकसर गलत है जो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा फैलाया जाता है। ये 2+2 4 नहीं होती, ये 20 से 10 होती हैं, 20 से 200 नहीं होती हैं। और वो 10 इस वजह से होती हैं क्योंकि 3 चीज़ें आप हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। नॉर्मल बंदा जो सबसे पहले सोचता है वो ये सोचता है कि यार मैं बकरी ले आता हूँ, जगह का क्या है, जगह भी बना लेंगे, और ख़ुराक का क्या, हम तो ज़मींदार बंदे हैं, हमारे तो बाप दादा ने यही बकरियां रखी हैं, तो पट्ठा कुतरा तो हमारे पास आम है, तो बकरी हम रख लेंगे, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। ये अप्रोच गलत है। पहली बात तो ये है कि आप जब कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं तो आपको कमर्शियल फॉर्म्स को देखना है कि वो क्या कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़रूरी है, जब तक आपके पास एक तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा। और हमारे यहाँ आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। आप यूट्यूब पे शेड डिज़ाइन लिखें जी, गोट शेड डिज़ाइन, तो आपके सामने बीसियों वीडियो आ जाएंगी जी कि काने का सिरकी का छत बना लें, 5,000 रुपये में इतना बड़ा शेड बना लें, 50,000 में ये कर लें, लाख रुपए में 1,000 बकरी पाल लेंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मतलब ये मैं वैसे अपनी तरफ से आपको वो कैप्शंस जो कुछ मेरे जहन में फिर रहे थे वो बना के बता रहा हूँ। यानी कि जिन भाई साहब ने वो वीडियो चढ़ा दी, उनका वीडियो चढ़ाने का मकसद जो था वो सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि किसी तरह मेरे कैप्शन को देख के बस ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख लें और मेरी कमाई खरी हो जाए। अब बंदा वो इस तरह का शेड बना के उसको फॉलो करके चाहे नफ़ा करे नुकसान करे उसकी बला से करे। तो भाई सबसे पहली बात तो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास जितना तगड़ा होगा इतने अच्छे तरीके से आपकी बकरी आपके पास रहेगी। 3 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बाद दूसरी चीज़ खुराक है, तीसरी चीज़ बकरी है। हम सबसे पहले बकरी ख़रीदने के चक्कर में चले जाते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर का वो तो मसला ही कोई नहीं हो जाए, खुराक तो आ जाएगी,
वाला ख़ुद को दिलासा दे देते हैं और हम उसमें अपना कबाड़ा करवा बैठते हैं। और जब तक ये तीन चीज़ें हमें समझ आती हैं तब तक हमारे पास या इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो चुकी होती है या हिम्मत और हौसला ख़त्म हो चुका होता है। और उसके बाद फिर हम भी बबांगे दोहल ये ऐलान करना शुरू कर देते हैं कि बकरी रखना तो कोई काम नहीं जी, ये मेरा नुकसान है, ये फ़ायदे वाली गाली नहीं। तो सबसे पहली बात तो ये कि कोई भी कारोबार है ना जी, उसमें नफ़ा और नुकसान साथ साथ है। मेरे मियाँ वाली के एक दोस्त हैं, वो बड़े प्यारे एक वो अंदाज में एक बात करते होते हैं कि लाला ये नफ़ा नुकसान तो बहन भिरा है मतलब ये बहन भाई हैं जी, इकट्ठे। आपने कोई भी कारोबार करना है, आपके पास कोई गारंटी नहीं है कि ये कारोबार करते साथ ही आपको नफ़ा आना शुरू हो जाएगा। आपको पहले नुकसान को ज़हन में रखना चाहिए, उसके बाद नफ़ा उसके बारे में सोचना चाहिए। यानी कि आपको अपनी अप्रोच में केयरफुल होना चाहिए कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ वो कैसा है। अब बकरी फार्मिंग की तरफ, वो पहला सवाल जो मैंने इस वीडियो के कैप्शन में डाला है कि बकरी पालनी चाहिए या नहीं पालनी चाहिए। तो भाई बकरी अभी फ़िलहाल जो सारी की सारी कमर्शियली प्रॉफिटेबल फार्मिंग हो रही है वो A+ कैटेगरी की बकरी की फार्मिंग हो रही है, या B कैटेगरी की बकरी की फार्मिंग हो रही है, या C कैटेगरी की बकरी की फार्मिंग हो रही है। मैं कई दफ़ा ये जिक्र कर चुका हूँ कि अगर आप A+ बकरी की फार्मिंग कर रहे हैं तो भाई आप सीड बना रहे हैं, और ये सीड जब तक पूरा नहीं होगा, जैसे हम मिसाल देते हैं कि ये बकरी महंगी इसलिए है कि ये तादाद में कम है और उसको लेने वाले ज़्यादा हैं, तो जिस चीज़ की सप्लाई कम होगी और डिमांड ज़्यादा होगी उसका रेट जो है वो आसमान से बातें करेगा। तो या तो अल्लाह ताला दुआ करेंगे इसको रातों रात इतना बढ़ा दे कि कल ये हर बंदे की एक्सेस में हो, तो फिर जाहिर सी बात है जब इसकी डिमांड सप्लाई डिमांड से ज़्यादा हो जाएगी तो उसका रेट जगह के ऊपर आ जाएगा, ये आपको गोश्त के हिसाब से इंशाल्लाह मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन जब तक ये सप्लाई और डिमांड वाला मसला है तब तक तो इसका रेट ज़्यादा ही रहेगा। उसमें ये सीड बनाते हुए जब आप इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि बकरी की हाइट लेंथ कितनी हो, बच्चे का वेट कितना हो, उसके नीचे दूध कितना हो, ये मखसूस पॉइंट्स हैं, क्योंकि बिल आखिर तो आपने बकरी से लेना दूध और गोश्त ही है। हुस्न भी होना चाहिए, वो बहुत अच्छी चीज़ है, आपको बहुत अच्छा लगता है, एक खूबसूरत जानवर देख के दिल ज़्यादा खुश होता है। लेकिन एक प्रोडक्टिव जानवर लाजमी नहीं है कि वो हसीन भी हो। अब आपको एक ऐसा जानवर डिज़ाइन करना है जो प्रोडक्टिव भी हो और ख़ूबसूरत भी हो, ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलें, तो उसमें वक्त लगेगा, जाहिर सी बात है। ये 30-30 40-40 साल की मेहनतें हैं लोगों की, जो उन्होंने बकरी को इस लेवल तक पहुंचाया है कि आज हम इसको संभाल के आपसे बातें कर रहे हैं, आपके सामने ये वीडियो जो है पोस्ट कर रहा हूं मैं और इस पर बात कर रहा हूं। तो इसमें तो अभी कम से कम 10 साल मज़ीद लगेंगे जी कि बकरी उस लेवल पे पहुंच जाए, तादाद में उतनी ज़्यादा हो जाए कि आपके पास A+ क्वालिटी की बकरियां मंडी के ऊपर वाफिर मकदार में फ़रोख्त होने के लिए आ जाएं। फिर उनसे हासिल होने वाला दूध, चूँकि हमारे पास अब ये बकरियां, इनमें ज़्यादातर बकरियों का दूध इजाफी होता है, और पिछली दफ़ा जब हमारी बकरियां सुई थी तो हमारे पास इतना दूध होता था कि हमने उसकी लस्सी बना के उसमें से मक्खन निकालना शुरू कर दिया, और आखिर में उस मक्खन से हमने देसी घी बना लिया। तो इस बकरी के पास बच्चों से दूध ज़्यादा होता है। वो दूध जब तक एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में नहीं आएगा तब तक वो मार्केट में फ़रोख्त होने के लिए नहीं पहुंचेगा। जैसे जैसे एक इंडस्ट्री डेवलप करती जाती है उसके बाय प्रोडक्ट्स तब मार्केट में आना शुरू हो जाते हैं। और बकरी का गोश्त तो वैसे ही आम है, मार्केट के अंदर मटन बिकता है, पीछे रहे दूध और दूध के प्रोडक्ट्स गए, तो जब इनकी मकदार पूरी होगी अल्लाह के हुक्म से ये भी आ जाएंगे, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। आपका दूध भी बिकना शुरू हो जाएगा, मक्खन भी बिकना शुरू हो जाएगा, पनीर भी बिकना शुरू हो जाएगा। हो सकता है कल को कोई ऐसा कारखाना लग जाए जहाँ पे बकरी के बालों से कोई ऐसी मसनूआत बनना शुरू हो जाए, उसका भी एक वो क्या कहते हैं कि पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर हम सिर्फ दूध और गोश्त तक ही रहें तो अल्लाह के हुक्म से ये दोनों काम जो है वो होना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद B कैटेगरी की फार्मिंग है जिसमें आप ज़्यादातर कुर्बानी की तरफ जाते हैं, क्योंकि आपके पास वो प्रोडक्टिव एनिमल्स होते हैं। वो प्रोडक्टिव होने के साथ साथ इतने हसीन नहीं होते, इस वजह से उनका रेट कम होता है। तो वो प्रोडक्टिव एनिमल्स के जो मेल्स हैं वो ज़्यादातर जो है वो कुर्बानी के ऊपर बिकते हैं, और चूंकि ये जानवर वाफिर मकदार में मौजूद है तो ये अपने रेट के ऊपर आपको किसी भी मंडी के ऊपर से मिल जाएगा। आप मक्खी चीना रखना चाहते हैं, भावल नगर मदरसा मंडी जाएँ, भावल नगर मंडी जाएँ, हासिलपुर मंडी जाएँ, आपको जितने जानवर B कैटेगरी के चाहिए आप लेकर आ सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद C कैटेगरी की अगर आप बात करते हैं तो ये वो फार्मिंग है जो पाकिस्तान में सबसे पहले से होती आ रही है और सबसे ज़्यादा कामयाब भी है।
ये वो जानवर हैं जो कसाबी उसके ऊपर फ़रोख्त होते हैं गोश्त के हिसाब से, और ये खुले अजड़ों में चराइयों करने वाले जानवर होते हैं। जो आप अगर साउथ पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपने अपने इर्द गिर्द देखे होंगे, बहुत बड़े बड़े रेवड़ लोगों ने बनाए हुए हैं, वो चला रहे हैं उनको, और उसमें से जो बच्चे आते हैं उनको फ़रोख्त करके अपना पेट पालते हैं। सी कैटेगरी का जानवर हर मंडी में सबसे ज़्यादा होता है। अगर मंडी में 100 जानवर आया तो उसमें से 75 जानवर 100 में से सी कैटेगरी का आएगा। वो कसाब में भी जाएगा, वो पालने के लिए भी लोग लेकर जाएंगे, अपने घर में खुले चरागाहों में छोड़ने के लिए, ताकि उससे वो बच्चे ले सकें। उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है। और बी कैटेगरी का जानवर वो 22 से 25% जानवर जो है वो बी कैटेगरी का होता है। ए प्लस कैटेगरी का जानवर शाज़ो नादिरी कोई किसी मंडी के ऊपर आता है। बहुत कम ऐसा होता है कि ए प्लस कैटेगरी का जानवर जो है वो मंडी के ऊपर आए, क्योंकि उसको लेने वाले हर जगह उसकी तलाश कर रहे होते हैं, तो उसको मंडी के ऊपर पहुंचने ही नहीं दिया जाता। अच्छा, अब इसके बाद ये सारी इतना लंबा वो एक बयान करने के बाद मेरी आप सब हज़रात से दरख्वास्त है कि अगर आप बकरी रखना चाहते हैं, अगर आप बकरी रखना चाहते हैं तो बकरी को रखने के लिए चंद चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह अगर आप इलेक्ट्रिशियन बनना चाहते हैं तो आपके पास कुछ मखसूस औजार हैं, वो ज़रूर होने चाहिए। अगर वो औजार नहीं होंगे तो फिर आप बिजली की तारों को नंगे हाथों से तो नहीं छू सकते। तो बकरी रखने के लिए आपके पास जितने रिसोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा हैं, वो जितने रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे इतने ज़्यादा आपकी सक्सेस के चांसेस ज़्यादा होंगे। जिसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आपके पास सॉलिड लैंड का होना ज़रूरी है, जिसमें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बन सके। उसके बाद आपके पास अगर कोई कुदरती चरागाह मौजूद है तो ये एक प्लस पॉइंट है। अगर कुदरती चरागाह नहीं भी है तो आप पास काबिल काश ज़रई अराज़ी का होना बहुत ज़रूरी है, जिसके ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपनी उगा कर अपने अखराजात को कम से कम कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो है वो जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि आप इसको प्योरली एज अ प्रोफेशन फिल वक्त लेकर कामयाब नहीं हो सकते। उसमें आपके लिए ज़रूरी है कि आप पैशनेट हो, आपको बकरी से इश्क हो। जितना ज़्यादा बकरी से प्यार करेंगे इतना आसान होगा आपके लिए बकरी को रखना। तो जितने रिसोर्सेज आपके पास होंगे आप उनको यूटिलाइज़ करेंगे अल्लाह के हुक्म से, तो फिर जाकर जो है आपके लिए ये कारोबार सक्सेसफुल होगा। बाकी मैं वक्तन फ़वक्तन ये निगाह दौड़ा के आपके कमेंट्स भी देखता रहा हूँ। बहुत सारे हज़रात सलाम कर रहे थे, तो वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रहें। जो डेरा पूछ रहे हैं भाई, हमारा डेरा तलगंग में है जी, ज़िला चकवाल के अंदर। और उसके अलावा जो हज़रात फ़िलहाल मुझसे बकरियों के इलाज या वो पूछ रहे हैं कि जी बकरी लेनी है, तो उनसे माजरत जी, इस वीडियो का मकसद जो है वो प्योरली कुछ और है। और जो नंबर मांग रहे हैं जी, मेरा नंबर तो आपको गूगल से, टिकटॉक से, फेसबुक से, हर पेज से, हर जगह से बड़ी आसानी से मिल जाएगा। बहरहाल मैं बोल भी देता हूँ, 030195558219 मेरा नंबर है जी। कुछ रिसर्च स्किल्स हमें अपनी बेहतर करने की ज़रूरत है, ताकि ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो है ना जी, कि फ़लाने बंदे का एड्रेस कहाँ का है, फ़लाने बंदे का फ़ोन नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें तो आपको पब्लिकली अवेलेबल होती हैं। जिस बंदे के 60,000 फेसबुक फॉलोअर्स हों, उसकी इन्फॉर्मेशन निकालना तो आपके लिए कोई मसला ही नहीं है। तो अपनी आदत बनाइए जी, चीज़ों के बारे में रिसर्च, तामीरी रिसर्च कीजिए, उसको परखें और अल्लाह ताला की ब्लेसिंग समझें। जो भाई एहसन शाह साहब जैसे या बाकी जो हज़रात जो बकरियां रख के इतना टाइम भी निकालते हैं कि आपको वीडियोस बना के साथ साथ बताते भी हैं कि भाई इस काम को किंज करोगे तो फ़ायदा होना है, किंज करोगे तो नुकसान होना है, तो करना है कि नहीं करना, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसमें एक सवाल रह गया कि बकरी किसको पालनी चाहिए और किसको नहीं पालनी चाहिए। बकरी सिर्फ उस बंदे को पालनी चाहिए जी जिसके पास अपने रिसोर्सेज हैं, जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा साउंड है। अगर वो A+ कैटेगरी की बकरी की फार्मिंग करना चाहता है, क्योंकि A+ कैटेगरी की बकरी 3 लाख रुपए से कम में मुयस्सर नहीं है। अगर किसी को ये बात अच्छी लगे या बुरी लगे कि इतनी महंगी बकरी होती है या नहीं होती है, वो अलग बहस है। लेकिन अगर आप A+ कैटेगरी की फार्मिंग करना चाहते हैं और उससे सीड बनाना चाहते हैं, ऐसी बकरियां अपने पास अपने फार्म पे क्रिएट करना चाहते हैं जो दूध में भी अच्छी हों, गोश्त में भी अच्छी हों, जिनकी हाइट लेंथ भी सुपीरियर हो, मिल्किंग भी हो, बच्चे भी अच्छे और खूबसूरत भी हों, तो ऑब्वियसली फिर जितने चेक पॉइंट्स लगाएंगे प्राइसेस तो उसी हिसाब से बढ़ेंगी। या फिर आप B कैटेगरी की बकरियों की फार्मिंग कर लें जी, वो आपको 1 लाख से 1.5 लाख रुपए में अच्छी प्रेग्नेंट बकरी मिल जाती है।
या फिर सी कैटेगरी कर लें अगर आपके पास चरागाह है। हर उस बंदे को जिसके पास रिसोर्सेज हैं फार्मिंग करनी चाहिए और शौक़ भी है। जिस बंदे को शौक़ नहीं है या रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज से मुराद ज़मीन नहीं है, कोई बंदा शहर में छत पे या एक हवेली के अंदर बकरियां बगैर एक मरले ज़रूरी ज़मीन के रखना चाहता है, मैं उसको कभी भी ये मशवरा नहीं दूंगा कि वो बकरियां रखे। उसकी वजह यह है कि फिर आपकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। हमारी बकरी करीबन 275 रुपये रोज़ाना का, क्योंकि हर चीज़ की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, तो 275 रुपये रोज़ाना का हमारा एक बकरी के ऊपर ख़र्चा होता है। आप उसको 365 से ज़रब दे लें और उसके बाद ये देख लें कि हम जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं वो कितना होता है और जो एक्सपेंसेस हैं वो कितने, आपको खुद समझ आ जाएगी। तो कोशिश करें कि अपने रिसोर्सेज को बढ़ाएं और अपनी बकरी की फीड यूटिलाइजेशन को बेहतर करें। उसके बाद इंशाल्लाह आप भी कामयाब होंगे। और जिस तरह डेयरी इंडस्ट्री पाकिस्तान में डेवलप हुई है, मुझे भी याद है कि शुरू में वो देसी गायें हुआ करती थी जिनका 3 किलो एक टाइम का बहुत बड़ा दूध समझा जाता था, और अब अल्हम्दुलिल्लाह आपके पाकिस्तान में ही 60 लीटर दूध देने वाली भी गाय मौजूद है। वलायती गाय जब नई आई थी उसको बड़ा अपोज किया गया था कि बड़ी महंगी है, बीमार हो जाती है, मौसम के साथ एडजस्ट नहीं होती, इसमें थन चढ़े का बहुत मसला आता है, एट्सट्रा एट्सट्रा। लेकिन आज अगर आप पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल और बड़े फॉर्म देखेंगे तो वो देसी गायों के नहीं देखेंगे, आप वो नहीं वलायती गायों के देखेंगे, जो एक प्रॉपर बिज़नेस मॉडल बन चुका है। और आपके मुल्क में कसीर तादाद में जो दूध की किल्लत थी वो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने पूरी करना शुरू कर दिया है। वो भी एक डेवलप्ड इंडस्ट्री है, उसमें भी मार्जिन बहुत बड़ा है, आहिस्ता आहिस्ता वो भी इंशाल्लाह इम्प्रूव होगी। बिल्कुल इसी तरह ये गोट फार्मिंग भी एक इंडस्ट्री है और उसको भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये जो बातें हैं ये आप सबने बर्दाश्त की होंगी, अल्लाह ताला उसका आपको अजर दे, आपको कुछ समझ भी आई होगी। उसके बाद अगर आपके कोई सवालात हों तो आप मुझसे किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको सवालात के जवाब मिलें। मलिक अकरम साहब पूछ रहे हैं किस सीज़न में बकरी सस्ती होती है। भाई मक्खी चीनी हो या कोई बकरी हो, बकरी सस्ती नहीं होती। बकरी की कीमत जितने की बकरी होती है उतनी ही मिलती है, क्योंकि बकरी मंडी के ऊपर बिकती है और मंडी के ऊपर सिर्फ एक बंदा लेने वाला नहीं होता, वो तोल के लेते हैं। एक बकरी के ऊपर 20-20 बंदे रेट लगाते हैं, तो जो रेट मुनासिब तरीन होता है उसी के ऊपर फ़रोख्त होती है। अच्छी बकरी कभी भी सस्ती नहीं होती जी। आप सबके वक्त का बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह, सलामत रहें, अस्सलाम वालेकुम।